तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठी है। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता का प्रोटेस्ट है। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगाया कि आपने भड़काऊ बयान दिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकते थे। इन शब्दों का प्रयोग किया है चुनाव आयोग ने। अब आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान सुनाता हूं। ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान की वजह से ही सीआईएसएफ के जवानों पर हमला हुआ, ये कह रहे हैं अमित शाह। अब बताता हूं पीएम मोदी शीतलकुची कांड पर क्या बोलते हैं। दीदी के भड़काऊ बयान की वजह से उन 4 लोगों की जानें गई क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक छीन ली, जिसकी वजह से फायरिंग हुई। यानी केंद्रीय बल की कार्रवाई इसलिए हुई कि ममता ने इंस्टिगेट किया। अब ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं, चुनाव आयोग के नहीं है। जबकि जज की भूमिका में तो चुनाव आयोग है, वो जिस पर जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर वोटिंग कराने की, बिना पक्षपात के वोट कराने की। लेकिन आयोग ऐसा क्यों लग रहा है कि वही भाषा बोल रहा है जो देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोल रहे हैं। ममता के भड़काऊ बयान, लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए ममता पर 24 घंटे का बैन। इन दोनों के सरकार और आयोग के बयानों का फ्लेवर कलेवर, इसमें क्या कोई फर्क पाते हैं आप? नहीं ना। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के मन की बात को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग का तो यह हुनर काबिल तारीफ है। इन चुनाव में उसने देश की सत्तारूढ़ पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का मन पढ़ा ही नहीं, बल्कि देश को यह भी समझाया कि A² + B² ब्रैकेट में A+B का स्क्वायर अगर ये करेंगे तो एक्स्ट्रा 2AB मिलेगा। यही एक्स्ट्रा 2AB ममता बनर्जी पर बैन का कारण बना। ये हमको चुनाव आयोग ने समझाया। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 1 दिन का बैन लगा दिया गया। इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग को केवल ममता बनर्जी की चुनावी मर्यादाओं की अवहेलना दिखी, जबकि बीजेपी के तमाम नेता गाहे बगाहे चुनावी मर्यादा लांघते रहे हैं। चुनाव आयोग ने ममता पर बैन लगाते हुए इनके दूसरे हालिया बयानों, खासतौर पर वो बयान जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहा था कि अक़लियतों से इस तरह से अपील की थी कि वोट बटने मत दीजिएगा, तो इसका जिक्र भी चुनाव आयोग ने अपने आदेश में किया है। यही आयोग तब खामोश था जब देश के प्रधानमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में केरल जाकर राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बयान देते हैं कि राहुल गांधी मेजॉरिटी बहुल इलाके से लड़ने से डरते हैं और वहां से लड़ते हैं चुनाव जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। देखा जाए तो ये घोर सांप्रदायिक और डिवाइसिव बयान था, मगर चुनाव आयोग मोदी को क्लीन चिट दे देता है। कूच बिहार के शीतलकुची इलाके में सीआईएसएफ फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। उसी दिन एक दूसरे हादसे में आनंद नाम का एक युवक भी आपसी झगड़े में मारा गया। बीजेपी के नेता इस युवक की हत्या पर तो मातम मना रहे, मगर शीतलकुची में मारे गए 4 लोगों के खिलाफ जो सीआईएसएफ की कार्रवाई हुई उसे उचित ठहरा रहे। क्या इसलिए कि सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए सभी 4 लोग माइनॉरिटी संप्रदाय से थे? क्या इसलिए बीजेपी नेता इनको दुष्ट बता रहे हैं? क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ममता के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई उचित है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ये नहीं है, ये ईसी यानी एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड। This is a black day for Indian democracy. When you can't beat us, you ban us. इस एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज चुनाव आयोग की बात जो कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक और ममता बनर्जी के मुताबिक और तृणमूल के मुताबिक और दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुताबिक चुनाव आयोग कुछ लोगों के बयानों पर बिल्कुल मौन रहता है।
बल्कि शीतलकुची कांड के बाद तो बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने ऐसे नफरती बयान दिए कि उन्हें तो पूरे चुनाव प्रचार के लिए बैन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के खिलाफ आयोग ने जरूर कार्रवाई करी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के दूसरे बड़े नेताओं ने इस शीतलकुची कांड पर कैसी प्रतिक्रिया दी। राज्य के बीजेपी प्रभारी दिलीप घोष ने कहा कि वो जो 4 लोग मारे गए, दरअसल वो दुष्ट लोग थे। उन्होंने सोचा केंद्रीय बलों की बंदूकें केवल दिखाने के लिए है। अब ऐसे दुष्ट लोग दोबारा ऐसी गलती करने की नहीं सोचेंगे। शीतलकुची जैसे कांड बंगाल के दूसरे शहरों में भी दोहराए जाएंगे। सवाल यह उठता है कि दिलीप घोष को केंद्रीय बल के प्रवक्ता की हैसियत से बोलने की किसने इजाजत दी? क्या कोई भी केंद्रीय बल किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता है? क्या देश की सेवा में लगे राष्ट्रीय पुलिस बल का राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है? दिलीप घोष क्या भड़काऊ बयान नहीं दे रहे थे? क्या उनके बयान हिंसा को बढ़ावा देते हुए नहीं है? क्या वो बयान नफरत नहीं फैलाते? दिलीप घोष ही नहीं बल्कि बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने भी जो बयान दिया वो नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति को ही बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि शीतलकुची में सुरक्षा बलों को 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए था। शीतलकुची में सुरक्षा बलों ने उचित कार्रवाई की है, यह भी उन्होंने कहा। ठीक वैसा ही बयान जैसा कि दिलीप घोष ने दिया था, और यह कहा कि कहीं और ऐसा हुआ वहां भी सुरक्षा बल ऐसे ही जवाब देंगे। एक तरह से वो दिलीप घोष के बयानों को ही एको कर रहे हैं, बल्कि माहौल को और तनावपूर्ण बना रहे थे राहुल सिन्हा। तो आज जब मैं ये प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा था, अभी खबर ये मिली है कि चुनाव आयोग ने राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। ये वही चुनाव आयोग है जिसने असम में बीजेपी के मंत्री और बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 घंटे का बैन लगाया, मगर दूसरे ही दिन सजा आधी कर दी, ये कहते हुए कि शर्मा ने अपने किए के लिए माफी मांग ली है, इसलिए उन पर बैन की अवधि भी हमने घटा दी है। अब आप समझ सकते हैं कितना उदार हृदय है देश का केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग का ये कोमल हृदय कमल चुनाव चिन्ह वालों के लिए ज्यादा पसीजता है। सीपीएम और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की है। ममता पर जो ये बैन लगाया गया उसकी कांग्रेस ने तो कहा कि आयोग ने दूसरी पार्टियों खासकर बीजेपी को लेकर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जबकि सबसे ज्यादा चुनावी मर्यादाओं का उल्लंघन बीजेपी के नेताओं ने किया है और करते आ रहे हैं। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या ममता के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई उचित है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।